नमस्कार। यूजीसी नेट कॉमर्स एमसीक्यूज में यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस पार्ट 2 है ये। इसमें हम फिर से रिवीजन करने के लिए एक टेस्ट के रूप में कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इसमें हम क्वेश्चंस के सारे जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवीजन के लिए कर रहे हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको पढ़ते रहेंगे। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने हिसाब से। मैं इसमें जो करेक्ट आंसर है उसी को बोलता रहूंगा, केवल क्वेश्चन को जरूर मैं एक बार पढ़ दूंगा या बता दूंगा कि क्या उसका मतलब है। 71 क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट दिए हैं हमें और हमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें दोनों ही करेक्ट हैं, असर्शन भी और रीजन भी, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब इनको पढ़ लेते हैं। है क्या इसका मतलब? रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस was the major source of tax revenue till tax reforms were taken during 90s। 90 के दशक तक रेवेन्यू जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता था वो टैक्स रेवेन्यू का मुख्य स्रोत था, मुख्य साधन था भारत में। कारण है ट्रेडिशनली इंडियाज टैक्स रिजीम रिलाइड हैवीली ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग कस्टम एंड एक्साइज। कारण बताया है कि ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे भारत का जो टैक्स रिजीम था वो मुख्य तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही यकीन करता था, जैसे कि कस्टम्स और एक्साइज। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सही के रूप में इसको मीनिंग को समझें और याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इन विच ईयर IFCI एक्ट वाज अमेंडेड in order to make it possible to provide assistance inter alia for medical, health और other allied services। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष में IFCI एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसके अंतर्गत IFCI की जो सहायता मिलती है देशों को उसमें मेडिकल, हेल्थ और दूसरी अलाइड सर्विसेज को भी शामिल कर लिया गया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन वो है 1986 में। नेक्स्ट है 73। इसमें लिस्ट दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इनको मैच करना है। कुछ संस्थान हैं और उनके ईयर से इस्टेब्लिशमेंट को, तो उनमें देखना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है, उसको मिलाना है। सबसे पहला है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो रिलेटेड है किससे, प्लानिंग या किस ईयर में बना था? प्लानिंग कमीशन बना था 1951 में। इसके बाद है कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट बना था 2002 में, 2002 में। इसके बाद एड्रियन कैडबरी कमेटी, यह बनी थी 1991 में। इसके बाद रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यह बनी थी 1993 में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे from which 5-year plan growth with social justice has received emphasis। कौन से 5-year प्लान से ग्रोथ with social justice पे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया, ध्यान दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 5th 5-year प्लान से। नेक्स्ट है 75th क्वेश्चन में, इसमें फिर से असर्शन और रीजन दिए हैं दोनों, हमें देखना है कौन सा इसमें से सही है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए दोनों को ही पढ़ना है। असर्शन है कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसीडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। इसमें कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो निगम संस्कृति है, सामान्यतः उसको समझा जाता है या तो क्लोज्ड और थ्रेटनिंग या फिर ओपन और पार्टिसिपेटरी। कारण है corporate culture and style of functioning of top managers is important factor for determining the internal environment of a company। कारण बताया गया कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है या जो टॉप मैनेजर्स का फंक्शनिंग है, काम करने का तरीका है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है यह डिटरमाइन करने में कि किसी कंपनी का आंतरिक एनवायरनमेंट किस प्रकार से रहेगा। तो दोनों ही सही हैं, सही की तरह उनको याद रखें। नेक्स्ट है फिर से स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए दोनों को ही समझेंगे और पढ़ेंगे।
पहला है ए कंट्री टेंड्स टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स फॉर विच इट हैज गॉट रिलेटिव और कंपैरेटिव एडवांटेज। ये कहता है एक देश टेंड टू स्पेशलाइज यानी कि स्पेशलाइजेशन करता है प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, उन गुड्स के प्रोडक्शन में जिनमें उसको कंपैरेटिव या रिलेटिव एडवांटेज प्राप्त है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेकंड, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें कहा गया कि जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट है, ये जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, ये सिंपली अप्लाई करता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को। दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है 77, फिर से इसमें एक लिस्ट दी है कुछ टॉपिक्स हैं, उनका मिलान करना है कौन सा करेक्ट है इसको चेक करने के लिए। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, ये संबंधित है फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। नेक्स्ट है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, ये रिलेटेड है डीप सीटेड चेंजेस इन एन इकोनॉमी से। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम, ये रिलेटेड है इनोवेशंस इन्वेंशंस और इनोवेशंस ऑफ न्यू गुड्स और न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, ये संबंधित है चेंज इन डिमांड और सप्लाई और ऑफ एक्सपोर्ट ऑल्टर्स ए प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो तेजी से हम करेंगे, केवल क्वेश्चन को जरूर मैं एक दफा पढ़ दूंगा, बाकी फैक्ट्स हैं ये याद कर लेने हैं और रिवीजन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट गाइडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के गाइडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल इनमें से कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो नहीं है हमें केवल उनकी पहचान करनी है। इसमें जो नहीं है वो है सी, ये नहीं है, इसके अलावा एफ ये नहीं है, बाकी जो हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं डब्ल्यूटीओ के, मतलब डब्ल्यूटीओ की फंक्शनिंग को गाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यह है गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो नहीं है वो पहले मैंने बता दिए। फ्री ट्रेड, ये भी गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका डब्ल्यूटीओ का। फेयर कंपटीशन, मार्केट एक्सेस कमिटमेंट, इसके बाद मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं ये गाइड करते हैं डब्ल्यूटीओ को कि डब्ल्यूटीओ को किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए। आईडीए से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, इनको समझना है और फिर अकॉर्डिंगली तय करना है कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों करेक्ट हैं, सी इनकरेक्ट है, इसलिए केवल ए और बी को पढ़ते हैं। आईडीए इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कंसेशनल फाइनेंस असिस्टेंस फॉर द पुअरेस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट है, आईडीए इज ए लीडर अमंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं 80, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 ए 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस शुड हैव। इस पॉलिसी के तहत 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कौन सा होगा? तो गिवन ऑप्शंस में से सही की पहचान करनी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जिसका एफओबी या एफओआर 2000 मिलियन यूएस डॉलर में होता है उसको 5 स्टार में शामिल किया जाता है, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा उसको दिया जाता है। नेक्स्ट है, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए सेक्टर पार्शली और फुल्ली इज नोन एज। गवर्नमेंट का किसी सेक्टर से पार्शली या फुल्ली निकल जाना कहला जाता है। तो ये है ऑप्शन 3 करेक्ट, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है, इंडिया रिलैक्स्ड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ 1429 आइटम्स इन 2000 एंड 2001 एज पर द कमिटमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है कि भारत ने 1429 आइटम्स को, जो उस पे इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, उनमें रिलैक्स किया 2000 और 2001 के दौरान। वो किसके प्रति कमिटमेंट था? तो इसका जो सही जवाब है वो है डब्ल्यूटीओ, इसके प्रति। नेक्स्ट है, इसमें फिर से असर्शन और रीजन दिए हैं, हमें पहचान करनी है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं और इसलिए दोनों को पढ़ना है। असर्शन, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज स्टैटिक इन कैरेक्टर,
और रीजन है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड सप्लाईज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए हैं, कुछ आइटम्स हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं, इनमें हमें सही को मैच करना है। तो इसमें देखेंगे करेक्ट मैच करेंगे एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल रिलेटेड है एक्सपोर्टर सरेंडर फॉरेन एक्सचेंज टू द सेंट्रल बैंक। एक्सपोर्टर जो है वो सरेंडर कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी मेजर, यह रिलेटेड है एनहेंसिंग एक्सपोर्ट बाय ग्रांटिंग सब्सिडीज। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, यह संबंधित है बैंक रेट रेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, यह रिलेटेड है रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड है उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन है थर्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें करेक्ट जो नहीं है वो है डी, बाकी सब करेक्ट है, जो करेक्ट है उनको पढ़ना है। तो ये तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, बाकी जो है करेक्ट है इनको पढ़ना है। फॉलोइंग अर्थक्वेक इन 2015 आईडीए हैज हेल्प नेपाल रीबिल्ड एंड रिकवर। नेक्स्ट है आईडीए रैंक्स एज द हाईएस्ट परफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इन 2016 एंड नेक्स्ट है आईडीए इज ए सब्सिडियरी बैंक ऑफ आईबीआरडी। नेक्स्ट देखेंगे 87th एज पर FTB 1520 ये 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, इसी टाइप का ऑलरेडी पहले भी आ चुका है 5 स्टार के लिए। अब 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन 1 है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस FOB या FOR US $100 मिलियन US $100 मिलियन में ड्यूरिंग करंट एंड प्रीवियस 2 ईयर्स जिसका रहा होगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, उसको 3 स्टार का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग, फिर से यहाँ पे असर्शन और रीजन 2 दिए हैं, इनमें से हमें सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। तो ये दोनों ही ट्रू हैं इसलिए दोनों को पढ़ना है। लिबरलाइजेशन मीन्स कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल और पब्लिक अंडरटेकिंग दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, इनका लिबरलाइजेशन का मतलब है कॉर्पोरेटाइजेशन करना। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कंपनी की तरह इनको बना देना, फ्री कर देना, आज़ादी देना काम करने की। नेक्स्ट है फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट तक पहुंच बचाने की फ्रीडम देना। तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है फिर से इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 2 लिस्ट हैं, सही को मैच करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड है फिस्कल फेडरलिज्म से। फिर है टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी रिलेटेड है मिटिगेशन ऑफ नेशनल हैजार्ड्स। फिर है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, यह रिलेटेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। और फिर है मॉनेटरी पॉलिसी, यह रिलेटेड है इन्फ्लेशन से। नेक्स्ट है 90 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए। जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन 4 नहीं है, बाकी हैं इनको समझ लेना है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के स्लो डाउन के जिम्मेदार हैं। हाई लेवल ऑफ परसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, हाई लेवल ऑफ संक कॉस्ट और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन। नेक्स्ट है 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरसल सिस्टम, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरसल सिस्टम में इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं है। तो ये जो फर्स्ट है ये फॉर्म नहीं है, बाकी 3 फॉर्म होते हैं। 3 टियर मशीनरी जिसको कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म, स्टेट कमीशन इसको कहा जाता है, और नेशनल कमीशन। नेक्स्ट है 92, इसमें फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें सही की पहचान करनी है। ये दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों को इसलिए पढ़ते हैं। कंपनीज विद लो कैश रिजर्व नॉर्मली प्रेफर लाइसेंसिंग
मोड रादर देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कंपनीज जिनके पास कैश रिजर्व कम होते हैं वो ज़्यादातर लाइसेंसिंग मेथड को अपनाती हैं। और दूसरा है कैश रिच फर्म्स नॉर्मली प्रेफर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन जिन फर्म के पास कैश ज़्यादा होता है वो एफडीआई को अपनाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इनमें से कौन सी फीचर नहीं है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की? तो ऑप्शन जो 3 है ये नहीं है फीचर, बाकी 3 है। जो 3 है उनको समझना है, ये बीपीओ की फीचर है, बीपीओ का मतलब बता देंगी। इट enables executives to concentrate on strategy, it improve process and saves money। बस ये दोनों सही हैं, ये तो ऐसे ही ऑप्शन है नल। नेक्स्ट है द मेजर आउटकम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो मेजर आउटकम था वो क्या रहा? ऑप्शन 4 करेक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF एंड IBRD। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड बैंक बोरोइंग। वर्ल्ड बैंक बोरोइंग की महत्वपूर्ण एक्टिविटी कौन सी है? ये चारों ही हैं, मतलब तीनों हैं, ऑल सही है इसमें। इट बोरोज इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इट बोरोज ऑन करेंसी ऑन स्वैप एग्रीमेंट्स, इट बोरोज अंडर डिस्काउंट नेट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स कौन सा है? तो जो सेकंड है ये फॉल्स है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो करेक्ट है उनको पढ़ना है। IFC इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1956 में। IFC इज एन एफिलिएट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का एफिलिएट है। IFC एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज में ये प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ग्रो करने को एनकरेज करता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट डीजेनरेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। एनवायरमेंट डीजेनरेशन इनमें से किससे मिलकर नहीं बना है? ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। मतलब ये है कि एनवायरमेंट डीजेनरेशन इन तीनों के ही कारण है। लैंड जनरेशन, डीजेनरेशन, सॉइल एरोजन, प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रेजिंग, इकोलॉजिकल डीजेनरेशन और फ्लड्स, ये तीनों ही शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो फर्स्ट नहीं है, और जो बाकी हैं तो बाकी हैं उनको पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्विटी इन इनकम एंड वेल्थ, ये इनइक्विटी है असमानता, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट देखेंगे 99 लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? LPG जो पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब है ऑप्शन 2 करेक्ट है इसमें, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है 100, इसमें फिर से असर्शन और रीजन 2 दिए हैं, हमें सही की पहचान करनी है। ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है वो रीजन सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट अपने आप में दोनों सही है, इसलिए दोनों को पढ़ना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड सिनोनिमस विद ग्रोथ। ग्रोथ के समान ही समझा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम एग्रेरियन टू इंडस्ट्रियल, मे बी कैपिटल और लेबर और बोथ। एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल की तरफ रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो सकता है, दोनों तरह का ही, कैपिटल का भी, लेबर का भी, या दोनों का भी। नेक्स्ट है 101 ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो टर्म यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए इस प्रोसेस को जो रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन है किस पे। तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस हैं वो थर्ड सही है, बोथ 1 और 2, यानी कि फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों पे जो रिस्ट्रिक्शन है इनको हटाएंगे तो इसका मतलब हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंश्योर्ड टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा, ग्लोबलाइजेशन के तहत इनमें से कौन सा कंज्यूमर को, कौन सी चीज ऐसी है जिसको सुनिश्चित नहीं करता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन एक कंज्यूमर को क्या सुनिश्चित नहीं करता है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन सी इस बात को सुनिश्चित नहीं करता। ग्लोबलाइजेशन नहीं कहता कि आपको ओरिजिन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के बारे में स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाकी सबके लिए कहता है लोअर प्राइसेस संभव है, बेटर सिलेक्शन संभव है और
इम्प्रूव्ड सर्विसेज भी संभव है। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम्स इन लिस्ट 2। तो दो लिस्ट दी है, इनके आइटम्स को मैच करना है, जो करेक्ट मैच है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से जो करेक्ट है उसको पहचानेंगे। सबसे पहला करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिलेटेड है विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिलेटेड है ऑफिशियल कैपिटल से। नेक्स्ट है यूनिलेटरल पेमेंट्स, यह रिलेटेड है रेपरेशंस से। नेक्स्ट है ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट, यह रिलेटेड है रिजर्व्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें फिर से दो लिस्ट दी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। हमको सही आइटम्स का मैच करना है। तो सबसे पहले देखेंगे विशेष कृषि उपज योजना, यह संबंधित है टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एटसेट्रा। नेक्स्ट है EPCG, यह रिलेटेड है स्कीम इंटेंडेड टू रिड्यूस डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपोर्टर्स। नेक्स्ट है DFRC, यह रिलेटेड है रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री फ्यूल से। और नेक्स्ट है DEPB, यह रिलेटेड है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की एजेंसी नहीं है। तो जो CADB, ये वर्ल्ड बैंक की एजेंसी नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन लेवल की है। बाकी वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं मीगा, ICSID और IDA। नेक्स्ट देखेंगे 106, इसमें फिर से दो लिस्ट दी हैं और सही का मिलान करना है। सबसे पहले देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, तो यह बना 1951 में। इसके बाद है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, यह बना 1947 में। फिर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यह बना 1999 में। फिर है फैक्ट्रीज एक्ट, यह बना 1948 में। नेक्स्ट देखेंगे 107, इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन। जो करेक्ट सीक्वेंस नहीं है उसको चयन करना है। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है और बाकी करेक्ट है, इसलिए उनको समझना है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट, उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब आ जाते हैं। तो मैक्रो के अंदर आ गया इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। तो नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये सही है, बाकी ये तीनों सही है, इसलिए उनको समझना भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल है, यहाँ पे एक्सटर्नल भी दिया है आगे। इंटरनल होता है और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें बिजनेस के अंदर की चीजें आती हैं, जैसे कि बिजनेस एथिक्स, और बिजनेस एथिक्स का उदाहरण है जैसे कि पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर से वही बात, दो तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो एक्सटर्नल है वो आगे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो ये है और मैक्रो इसका यहाँ पे दिया था, अगर ध्यान होगा तो ये एक्सटर्नल जो होता है वो माइक्रो और मैक्रो में बढ़ जाता है। तो माइक्रो और मैक्रो में आ जाते हैं वो जो एक ही इंडस्ट्री को, एक ही बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सप्लायर। तो ये क्रम सही थे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उसको चुनना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है, इनको समझ लेना है, याद रख लेना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी पहली हमारी 1948 में, दूसरी बनी थी 56 में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1977 में, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1980 में। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग से बन गई थी, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था, एक पूरी की पूरी पॉलिसी थी 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट है 109, इसमें दो स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 और 2। हमें पहचान करनी है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। जो करेक्ट है केवल उसको पढ़ें। स्टेटमेंट 1, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द टेम्पो ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टेम्पो को बढ़ाना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी विच प्रोवाइड द कैपिटल इंटेंसिव कंट्री शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स
एंड इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स इज रेफर टू एज। इसमें कहा गया है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है जो यह प्रावधान करती है, प्रोवाइड करती है कि कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जो होते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स जो होती है उनको इंपोर्ट करते हैं। इसको क्या कहा गया, ये दरअसल एक इंटरनेशनल जो ट्रेड थ्योरी है ये उसके अगेंस्ट है ये बात, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री हैं वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव को उल्टे इंपोर्ट करते हैं। दरअसल इसको कहा जाता है लियोनटिफ पैराडॉक्स। नेक्स्ट है क्रॉलिंग पैग सिस्टम मींस। क्रॉलिंग पैग सिस्टम का मतलब है, ऑप्शन सी करेक्ट है, हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिफाई द मोड विच इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक अलायंस। इंटरनेशनल बिजनेस के जो मोड्स हैं उनमें से पहचान करनी है उसकी जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्वॉल्व रहता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस अमाउंट टू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर्स। कौन से एक्सप्रेशन हैं जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेजर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उनका चयन करना है। इसमें करेक्ट हैं करेंसी कंट्रोल, इसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, और इसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। ये दरअसल इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के मेजर्स हैं, उपाय हैं, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के उपाय हैं। बाकी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईपीजेड और टैरिफ कट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईपीजेड जो है ये तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का तरीका है, हमें इसमें पूछे थे वो तरीके जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करते हो, इंपोर्ट को कम करते हो। और जो टैरिफ कट है ये दोनों ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही बढ़ा सकता है, टैरिफ का कम करना इंपोर्ट को बढ़ा देगा अगर टैरिफ को कट कर देंगे तो। नेक्स्ट है 114 देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। दिस रिफ्लेक्ट्स ए प्रॉब्लम इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कौन से पार्ट से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट है 115, इसमें दो लिस्ट दी अगेन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, हमें करेक्ट की पहचान करनी है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यह रिलेटेड है इंक्रीज्ड कंपटीशन से। इसके बाद है आउटसोर्सिंग, यह रिलेटेड है आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, इससे रिलेटेड संस्था है SFIO। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन रिफॉर्म, यह रिलेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। नेक्स्ट है फिर इसमें दो लिस्ट दी हैं, हमें करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है उनको ढूंढना है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन से इसमें BIS, यह रिलेटेड है क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड संस्था है, सर्टिफिकेशन संस्था है। नेक्स्ट है CERC, यह रिलेटेड है कंपैरेटिव प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए लैब है ये। नेक्स्ट है CACP, यह रिलेटेड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है PCI, यह रिलेटेड है प्रिंट मीडिया से। नेक्स्ट देखेंगे विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द सैलिएंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी जो फीचर नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो ऑप्शन सी जो है ये पहचान नहीं है। बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की खूबी है, फीचर से उनको पढ़ना है। इसलिए एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर और प्रूडिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर SSI यूनिट्स। नेक्स्ट है an MNC that maintains a balance between home market and host market oriented policies। एक MNC जो मेंटेन करती है बैलेंस होम मार्केट और होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज में, तो इसका सही जवाब है जियो सेंट्रिक फार्म। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें पहचान करना है उसका जो डिसइक्विलिब्रियम का टाइप नहीं है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सेक्टोरल डिसइक्विलिब्रियम। बाकी जो है वो डिसइक्विलिब्रियम के टाइप हैं पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री से रिलेटेड, साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल।
नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, परटेंस टू, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। नेक्स्ट है उरुग्वे राउंड, रिलेटेड है गेट से। नेक्स्ट है अरेंज द स्टेजेज इन एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन राइट सीक्वेंस। एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है उसका सही सीक्वेंस क्या है, उसकी पहचान करनी है। तो इसका सही सीक्वेंस है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, इसके बाद रिजेक्शन ऑफ अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन, जिसका कोई सबूत ना हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इनिशिएशन, शुरुआत करते हैं। इसके बाद फिर परमिटिंग द एक्सपोर्टिंग कंट्री टू मॉडिफाई द प्रैक्टिसेस, परमिट करते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री को कि वो मॉडिफाई करे प्रैक्टिसेस को। इसके बाद प्रोविजनल फाइंडिंग्स लाते हैं और इसके बाद फाइनल फाइंडिंग्स लाते हैं और मेजर्स, उपाय तैयार करते हैं। नेक्स्ट है ए सिचुएशन where any advantage given by one member of the WTO to another member is extended to all WTO members is referred to as। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक WTO का मेंबर अगर WTO के दूसरे किसी मेंबर कंट्री को कोई बेनिफिट देता है तो वह बेनिफिट जो बाकी जो WTO के मेंबर्स हैं उनको भी देना होता है। इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN का दर्जा। नेक्स्ट है द कोलैप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इज रिलेटेड टू द ट्रीफन पैराडॉक्स। ट्रीफन पैराडॉक्स जो है वो कौन से सिस्टम के कोलैप्स से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी है ब्रेटन वुड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस की जो एजम्पशंस है, वो लॉ ऑफ वन प्राइस जो है उसकी एजम्पशंस कौन सी हैं, उनकी पहचान करनी है इसमें से। तो फर्स्ट और जो फर्स्ट है वो नहीं है इसकी एजम्पशन, सेकंड और थर्ड एजम्पशन है लॉ ऑफ वन प्राइस की। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है। नो टैरिफ, ना कोई टैरिफ लगते हैं। जब ऐसा नहीं होगा तो एक ही कॉस्ट रहेगी किसी कमोडिटी की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन टू बिजनेस इज बेसिकली इंटेंडेड टू। सरकार का जो रेगुलेशन होता है किसी बिजनेस के लिए उसका बेसिकली क्या इंटेंशन रहता है, इस बात की पहचान करनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस बिहेवियर। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सेज। सेज का एडवांटेज क्या नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो ऑप्शन बी नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो सेज के एडवांटेज हैं, उनको पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंटरलैंड, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आर नॉट टू बी एंटरटेन्ड बाय कंज्यूमर फोरम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हालांकि अब नया बन चुका है 2019, बट ये सेम ही है। सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये उसमें शामिल नहीं होती हैं, बाकी ये दोनों शामिल होंगी। नेक्स्ट है बाकी मतलब ये तीनों शामिल होंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। इनमें से कौन सा WTO का ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए एक प्रोसीजर है, एक तरीका है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। नेक्स्ट अगेन ये दो लिस्ट दी हैं और इनमें से सही को मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाय चंद्रशेखर गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी चंद्रशेखर गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। यह रिलेटेड है 1991-1992 से। नेक्स्ट है रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यह रिलेटेड है 1993 से। नेक्स्ट है
strategic and non-strategic classification of public enterprises for disinvestment, यह रिलेटेड है 1999 से। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, यह रिलेटेड है 1996 से। अब इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा सीक्वेंस है इसका कि 91-92 में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट, जब मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आए। वो पॉलिसी लेकर आए और उसके बाद उन्होंने 93 में रंगराजन कमेटी बना दी कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो इसकी जांच करेंगे। इसके बाद 1996 में इस काम के लिए एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन फॉर्म कर दिया, बना दिया। उसके बाद 1999 में जो डिसइन्वेस्टमेंट करना था एंटरप्राइजेज में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, दो हिस्सों में उसको बांट दिया, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आइटम विच डज नॉट इंक्लूड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन जो बी है ये शामिल नहीं होगा, बाकी शामिल होंगे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट की इनकम। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट। फॉरेन लोन और इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो प्रभावित करता है किसको? ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट बैलेंस को प्रभावित करेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट का आइटम है ये। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल इन कैरेक्टर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब मल्टीनेशनल लेवल पे जब कंसेशंस की बात करते हैं तो ये कौन से प्रिंसिपल्स के तहत आता है? ऑप्शन बी रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दैट वन विच इज नॉट ए कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड। उसकी पहचान करनी है जो कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड के अंतर्गत नहीं आता है। तो बाई बैक एग्रीमेंट ये नहीं आता है, जो आते हैं उनकी पहचान करनी है कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड में जो शामिल होते हैं, क्लासिकल बार्टर, काउंटर परचेज और प्री कंपनसेशन। नेक्स्ट है द एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज। भारत में एपेक्स कंज्यूमर कोर्ट किसको माना जाता है? ऑप्शन सी द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन को। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंस। एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स नहीं है इनमें से क्या? तो ऑप्शन ए WTO फंड, ये नहीं होता है। बाकी तीनों एक्सटर्नल फाइनेंस के लिए सोर्स हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी, एक्सपोर्ट क्रेडिट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। कौन ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है IMF एंड IBRD। IMF, IBRD, ब्रेटन वुड्स, इनमें से लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है अंकटाड स्टैंड्स फॉर। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है यही बताना है इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लिक्विडिटी कॉम्प्राइजेज विच 4 ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में इनमें से कौन से 4 आइटम है जो शामिल होते हैं? तो जो शामिल होते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी में, इनमें से उनकी पहचान करनी है। तो इनमें से शामिल होते हैं गोल्ड हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, इसके बाद SDRs और इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर स्वैप। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट बॉडीज ऑफ WTO। इनमें से WTO की जो महत्वपूर्ण बॉडीज हैं उनकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, WTO की बॉडी है ये। फिर है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इसके बाद है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, इसके बाद है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच प्लान वॉज द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। कौन से प्लान में नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम इंट्रोड्यूस की गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सेकंड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन सी नहीं है, बाकी जो है उनको पहचानना है। इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा क्या क्या है? मार्केटिंग कैपेसिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी। मनी इन कैपिटल मार्केट ये
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ फॉलोइंग विच 4 बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू होस्ट कंट्रीज फ्रॉम एमएनसी। होस्ट कंट्री को एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से कौन कौन से 4 बेनिफिट मिलते हैं, उनकी पहचान करनी है इनमें से। तो इसमें से जो बेनिफिट्स हैं वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बाद क्रिएशन ऑफ जॉब्स, इसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इसके बाद इम्प्रूव्ड कंपटीशन इन लोकल इकोनॉमी। नेक्स्ट देखेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा डिग्रेडेशन का नाम बदल करके डिजेनरेशन था। तो इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी है, यानी कि जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं ये इसके कंपोनेंट हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रेजिंग, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और फ्लड्स। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल किया जा सकता है किस तरीके से, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें, ए और सी, एक्सपोर्ट इंक्रीज करके और मनी को डीवैल्यू करके। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो एक नहीं है सी, जो नहीं है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं आईएमएफ को उनको पढ़ना है। टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, टू एंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है ईपीसीजी डिनोट्स। ईपीसीजी का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है वो पूछा है खाली। ऑप्शन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मैचेज कॉरस्पॉन्डेंट टू द मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ द सार्क। इसमें से सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं उनकी पहचान करनी है। तो जो सबसे पहला ग्रुप है ये तो सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव। और जो सेकंड नंबर पे हैं ये ऑब्जर्वर कंट्री हैं, सार्क के ऑब्जर्वर के तौर पे हिस्सा लेते हैं ईरान, चाइना, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, ये इंडिया के अंदर का अपनी एक बॉडी है। बाकी जो है सार्क, एसएम, आसियान, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। कौन सा लीगल एनवायरनमेंट का एलिमेंट नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। बाकी लीगल में आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से कौन से 4 डायमेंशन हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल होते हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी लेवल, इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इसके बाद है इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट्स। नेक्स्ट है पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज। पब्लिक एंटरप्राइज को डिफाइन किया जा सकता है किस तरीके से। ऑप्शन डी करेक्ट है, इन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेज इन इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेज को बताता है। तो ऑप्शन डी ये सभी हैं। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन डाउन, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन अप एंड सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज मच, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की किसने दी थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, बर्टेल ओहलेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IBRD को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव बीन क्रिएटेड फास्ट। SEZ सबसे पहले बने थे इंडिया में, भारत के संदर्भ में बात है। ऑप्शन ए, एक्जिम पॉलिसी 2000। नेक्स्ट है इन विच ईयर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991 में। नेक्स्ट है नरसिम्हम कमेटी मेड सेपरेट रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ। नरसिम्हम कमेटी ने
किसके रिफॉर्म के रिकमेंडेशन के लिए सेपरेट रिकमेंडेशन किए थे, किसके रिफॉर्म के लिए? ऑप्शन बी है बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट है फिर से असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, सही की पहचान करनी है। इसमें जो ए है वो ट्रू है, जबकि आर जो रीजन है फॉल्स है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है, केवल असर्शन को पढ़ना है अभी के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट टेंड्स टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। डिसइन्वेस्टमेंट का आमतौर पे जो एम्प्लॉइज हैं वो विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को डिटरमाइन करने में कौन सी इलास्टिसिटी जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? ऑप्शन बी करेक्ट है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है DFEC स्टैंड्स फॉर। DFEC की फुल फॉर्म क्या है यह पूछा है केवल, ऑप्शन सी करेक्ट है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट क्रेडिट। नेक्स्ट है इन इंडिया द फर्स्ट मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अकर्ड इन द ईयर। भारत में पहला मुख्य फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1956 में। तो ये थे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।